वेलकम बैक। काजी साहब, मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग नून बार बार पीपल्स पार्टी को रियलाइज ये करवा रही है कि देखो भाई, हम कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जीते हैं। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी और इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई थी, उस वक्त भी बुनियादी तौर पे इशू तो यही था कि देखिए जी, इकॉनमी डिलीवर नहीं कर रही, मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, तो हम तजर्बाकार है तो हम आए हैं। ये कैसी कारकर्दगी है, या ऐसी वाकई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर नून लीग अब इतनी मकबूल है, जहां चाहे इलेक्शन लड़ ले? वो कि जीपी में नहीं जीत पाई, लेकिन आजाद कश्मीर में वो कहते हैं देखो हमारी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हम जीत गए हैं। यार देखो, इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? कौन सी कारकर्दगी है, आप मुझे बताएं। एक ऐसा मुल्क जिसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने किसी मफादात की वजह से रोल ओवर दे रही है या कर्जे दे के उसका डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस पे तो बात करना इज नॉट। अभी चंद दिन पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो आई है, तो परफॉर्मेंस तो छोड़ ही दें। हाँ, निजी कारोबारों के ज़िम्मन में बहुत आला परफॉर्मेंस की। एक बात पे मेरा जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है, ये कोई जबरी शादी नहीं हुई थी। ये मफादात, इवन सबसे बड़ा ढोंग और फ्रॉड जो इस मुल्क के अवाम से पीपल्स पार्टी ने किया था, वो सो कॉल्ड वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। ठीक है, तो मैं नहीं इसकी पस मंजर में जाना चाहता, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी बहरहाल एक पॉलिटिकल प्रोसेस में बनी थी, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में नहीं बनी थी। ठीक। बाकी सारी जो है, जिनके पीछे कौन था, पीटीआई के पीछे कौन था, मुस्लिम लीग, वो हम सब जानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई जबरी शादी नहीं है, और दोनों फरीकैन, आप पता नहीं आप किसको मियाँ कह रहे हैं, किसको बीवी कह रहे हैं, मैं दोनों हर दो के बारे में कह रहा हूँ। जिस दिन इन्हें कोई अच्छा बदला मिला तो कोई भी इनमें से आशना के साथ फरार हो सकती है पार्टी जो है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मफादात, इनकी बेसिस मफादात। राना साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि देखो भाई बात बड़ी सीधी सादी है, राना सनाउल्लाह कह रहे थे एक बात परसेप्शन या इंप्रेशन की होती है। जब आप नून लीग का सोचते हैं तो डेवलपमेंट सामने आती है, कारकर्दगी जहन में आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी सोचते हैं तो करप्शन आती है। ये मेरे अल्फाज नहीं, राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज हैं। अब ये कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून इतनी मकबूल हो गई है, वो पीपल्स पार्टी को बता रहे हैं कि जनाब देखो, हमें इस बुनियाद पे कश्मीर के अवाम ने पजीराई दी है। आप ये समझते हैं कि वाकई ही मुस्लिम लीग नून जो वादा करके आई थी कि इमरान खान की डिफॉल्ट वाली गवर्नमेंट को हम इसलिए खत्म कर रहे हैं कि मुल्क को डबो देगी, आज मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राह पे गामजन हो गया? एक तो मरियम साहबा ने उस दिन खिताब में कहा कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। ठीक। तो लेकिन इसने वादा किया था कि आप उठेंगे तो आपके बिल जो है सियासत ने पे कर दिए होंगे। ये किसने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली जो है वो आपको फ्री मिलेगी? तो मैंने किया था वादा। और आप इमरान खान को डिफॉल्ट हुकूमत थी, डिफॉल्ट हुकूमत में तो 155 रुपए था पेट्रोल और 17-18 रुपए बिजली का यूनिट था। डिफॉल्ट हुकूमत में तो 25 अरब डॉलर भी थे पाकिस्तान के पास। डिफॉल्ट हुकूमत के अंदर तो डॉलर भी 180 के करीब था। तो डिफॉल्ट हुकूमत, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे इमरान खान जैसे डिफॉल्ट हुकूमत वापस आ जाए। हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ। एक ऐसे मुल्क जिसमें 350-350 पेट्रोल की कीमत हो, और ईरान जिस मुल्क में जंग हो वो सीएनजी फ्री कर दे, तो हम नहीं सोचेंगे कि ये कौन सी तरक्की है जिसको आप दिखा रहे हैं? ये कौन सी तरक्की है जिसमें जनाब अली दिन दिहाड़े पीटीआई का एक लीडर को गोलियां मार दी जाती है, टारगेट किलिंग की जाती है और उन लोगों को आज तक नहीं पता चलता? ये कौन सी तरक्की है जिस सूबे के अंदर 2 गैर मुल्की लड़कियां अगवा होती हैं, उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, उन्हें इधर लेके उधर लेके फिरा जा रहा होता, पुलिस को पता ही नहीं होता? ये कौन सी कहने में तरक्की है जिसमें एक बच्ची मुंतहा का बाप कहता है कि डाकुओं ने तो फायरिंग ही नहीं की थी, इन्होंने स्टेट की? और कौन सी तरक्की है जिसमें उस मुल्क का अटॉर्नी जनरल का घर महफूज नहीं है उस सूबे में? किस तरक्की की 1200 करोड़ के तैयारी की तरक्की की बात कर रहे हैं, या अभी स्पीकर को सूबाई असेंबली के लिए जो गाड़ी मंजूर हुई है पता नहीं कितने करोड़। लेकिन राना साहब, फिर लेकिन एक आर्गुमेंट फिर है ना, देखें वो कहते हैं कि देखो जीबी में भी एट द एंड तो हुकूमती इत्तेहाद ही जीता ना। आजाद कश्मीर में भी अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में हो तो वो कहेंगे हम ही जीते ना, अवाम तो हमारे ऊपर पजीराई या हमें कम से कम कबूल कर रहे हैं। वो जो पीटीआई का नारा था, लोग उसको कबूल नहीं कर रहे। देखिए भाई, पाकिस्तान में जहां बहुत सारी चीजों को जवाल आया, वहां सबसे बड़ा जवाल इस्लाम की है। जिस कौम में झूठ आर्ट बन जाए उस कौम का फिर कुछ नहीं रहता। जिस कौम में आप ढिठाई से झूठ बोले और उसके ऊपर खड़े रहें, तो आप जो मर्जी कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक।
इखलाकी तौर पे हम तबाह हाल एक पस्त कौम बन चुके हैं ना। अदरवाइज आप मुझे बताएं, दो मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ऐसे इलाके के नाम के 6 लाख वोट निकालते थे जहां इलेक्शन ही नहीं हुआ होता। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करते थे। और एक जुमला और सुन लें, ये जो हम चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की रट लगा रहे थे ना फजूल किस्म की, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को तो इन दोनों जमातों ने अपने हाथों से दफन किया। जरदारी साहब ने नहीं कहा था कि ये कोई हदीस है जिसके ऊपर हमने अमल करना है। ये जिसके बाद नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ काला कोट पहन के अदालत में नहीं चले गए, और उसके बाद जो इन्होंने एक दूसरे के साथ किया, गिरबान पकड़ के घसीटने से लेके, और अगर मैंने नवाज शरीफ से इताअत किया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा तक सर, तो कौन सा चार्टर्ड डेमोक्रेसी? ये सारे मुफादात के सौदे थे। काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनजीर भुट्टो शहीद को भी, कि उनको भी उस टाइम उनके जो लोग थे जिस तरह मर्जी चाहते थे इस्तेमाल कर जाते थे, वो अकेली औरत क्या कर सकती थी। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत को इन्होंने खुद दफन कर दिया। नादिया साहब, ये मिसाक जमहूरियत वाला नुकता बड़ा अहम है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि ये जो मौजूदा अपोजिशन की जमात पीटीआई है ना, ये इंतशार लेकर आए हैं, इन्होंने अदम बर्दाश्त की सियासत को मुतारिफ करवाया है। तो अब ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सियासत कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये फिर आइडियल है? फिर मुल्क के अंदर ऐसी ही सियासत होनी चाहिए? उमर, देखिए, मैं दोनों शख्सियात मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं मसद एहतराम दोनों से इत्तेफाक नहीं करती। द रीजन इज कि देखिए, आज मिसाक जमहूरियत की बात होती है ना, तो आज तो इररेलेवेंट है, क्योंकि ऑलरेडी लूली लगड़ी जैसी भी है, नाम को कागजों में लेकिन जमहूरियत की है। ठीक, जिससे भी मिसाक जमहूरियत पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था, उस वक्त एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, उससे मुशर्रफ साहब इक़्तिदार पे काबिज थे, जिसकी वजह से ये मिसाक जमहूरियत की एक टर्मिनोलॉजी सामने आई। और 2007 में लंदन में दोनों रहनुमाओं ने, दोनों लीडर्स ने, बेनजीर और नवाज शरीफ ने उस पर साइन किए। और ये देखिए, होता क्या था, जब हमने 90 की रिहाई पूरी, आप देखें 2-2 साल हुकूमतें, फिर एक दूसरे की हुकूमत गिराना, तो बेसिकली ये था कि हम किसी डिक्टेटर के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि चले ये बात अपनी जगह पे कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और आज जैसी भी है मुल्क के अंदर जमहूरियत चल रही है, लेकिन उस मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद करते हुए इल्ज़ाम ये भी है कि बेनज़ीर साहिबा की फिर जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई, फिर राना साहब जो हवाला दे रहे हैं मेमो गेट का, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। मसला ये है कि फिर आपने उस पर अमल दरामद कितना किया कि जिसकी आज सोसाइटी में मिसाल दी जा सकती है? उमर, मैं आपको यही तो बात कर रही हूँ कि एक आध इवेंट ऐसा हुआ है। देखिए, मुशर्रफ साहब के साथ जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मिसाक जमहूरियत पे साइन करके आई, दुबई वापस आई, और उसके बाद लेकिन वो उनके मुज़ाकरात कराए गए, पीछे जो है वो अमेरिका था। हमें और आपको अच्छी तरह से पता है, कॉन्डोलीज़ा राइस की बुक में लिखा हुआ है। और बाद में पीपल्स पार्टी ये भी कहती थी कि वो जरूरी था, अगर वो मुशर्रफ साहब के साथ उनको इंगेज नहीं करती तो उनकी मुल्क में वापसी नहीं होती। और उसी इंगेजमेंट के बाद मुशर्रफ साहब ने उनको अलाउ किया, और उनके पाकिस्तान वापस आने के बाद नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापसी का रास्ता खुला, और बिल आखिर बहरहाल उनकी शहादत हुई। बेनजीर भुट्टो साहिबा की अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करें, मग़फ़िरत करें। लेकिन उसके बाद ये सियासत का दोबारा से मुल्क में रास्ता खुला, और पहली दफा मैं वही बात कर रही हूँ कि 5-5 साल सियासी हुकूमतों ने मुकम्मल किए, एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराई। हाँ ठीक है, मेमो गेट वाला भी एक वाक़या हुआ, मैं वही कह रही हूँ कि एक आध वाक़े हुए, लेकिन कम अज कम हुकूमतें गिराने में एक दूसरे का किसी और का साथ नहीं दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं उमर की जो पीटीआई जब वजूद में आई, वो पीटीआई को वजूद में तो ज़ाहिर है बहुत पहले आई थी, लेकिन जो उसको एक हाइप मिली और जो उसको एक तक़वियत मिली, वो भी इसी नतीजे में, जब एक टू पार्टी सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा था, दोनों ने ये तय कर लिया था कि हम किसी तीसरे की बातों में आके एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे, तो फिर एक थर्ड पार्टी चाहिए थी जो वही काम करती जो इन दोनों ने अपने 90s के दौर में किया। ये वो हकीकतें हैं जिससे हम नजर नहीं चुरा सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब, आज मोहसिन नकवी साहब, एक तो वो कल उनकी जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई, खबर उसकी आज जारी हुई, और उसमें कहा गया कि उन्होंने बलूचिस्तान में और दीगर जो मसाइल है उस पर ब्रीफ किया है। आज इस्लामाबाद में उन्होंने समिट से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने सिस्टम के कोलैप्स होने की बात की। फिर सामने ज़रा बिजनेसमैन बैठे थे, इकोनॉमिक समिट था, तो उनका यहाँ मसाइल के जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए हैं। ये मोहसिन नकवी साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो जाते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान कशीदगी भी सीज फायर हो जाता है। मरीम नवाज शरीफ आज नहीं बोली, उन्हें तकरीर में कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से जुमला नहीं कहा। अब मुआशी महाज के ऊपर भी आज मोहसिन नकवी साहब हमें मुतहरिक दिखाई दिए हैं। ये जादू की छड़ी तो फिर उनके पास है कोई?
मोहसिन नकवी साहब का एक मखसूस किरदार है, जो हम जानते हैं, उनकी ताकत, उनकी उनकी असर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन आगाह नहीं है। ठीक। मगर यार सवाल मैं एक और करता हूँ, हम इतनी बहसें करते हैं किसी के, वो देखे जी वो डेमोक्रेसी यूनानी लफ्ज है, मुरक्कब है दो यूनानी लफ्जों का, जिसका मतलब है पीपल्स रूल। अब मुझे ये बताएं कि ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, हम माशी एतबार से इस मुल्क का आदमी बदतरीन ऐद से गुजर रहा है और हमेशा बदतरीन ऐद में रहा। अच्छा, ये जब आके कहते हैं ना वो मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो एक मुझे मेरा खरबपति जिसके 7 कॉन्टिनेंट्स में जिसके दारुल खिलाफों में घर हैं, वो यार तेनू की हुआ है, तू अपना बैंकरप्सी फाइल करने लगे हो। हाँ। बात यह है कि देखें, डेमोक्रेसी को ग्रेजुअली आम आदमी से दूर किया गया। सबकी बारी बारी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी का जो इब्तदाई दौर था या उसका जो पहला मंशूर था, उसमें अवाम फिगर करते थे, और 1973 में जो बजट मिला था उसमें 40% पैसे अवाम के लिए रखे गए थे। अब जितना डिस्कोर्स हो रहा है, आप मुझे बताएं, जो भी मूवमेंट पाकिस्तान में बन रही है, इलाके में बन रही है, खित्ते में बन रही है, वो इंसान के पेट, भूख और मैशत पे बन रही है। ठीक। यहाँ सियासत क्या हो रही है? अब मेरी संदूकड़ी चुक कर ले गए हो, तो ले जाओ यार। यानी देखें, मुझे वो याद आता है, एक लतीफा था, मुस्लिम मुबारक को किसी ने कहा यार तू डिक्टेटर है बहुत बड़ा, तो उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते यार अब हम तो, कहते नहीं मैं तुम्हें जमहूरी हक दूंगा, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, इन बच्चों में से किसी एक को तुम इलेक्ट कर लो। अब बात यह है कि ये सियासत क्यों मुर्दा है, ठीक, और आप और जेन जी को अपने तौर पर क्यों बाहर निकलना पड़ रहा है? ठीक। उसकी वजह यह है कि आपके जितने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये तो लिमिटेड कंपनी है यार। ठीक। असल धंधे तो इनके जाती कारोबार हैं। इवन जो जब पीटीआई आई थी तो उसके पीछे कौन कौन लोग खड़े थे? ठीक। आखिर में बाद में कुछ काम नहीं किए जिनके, इमरान खान ने, अलीम खान नाराज हो गए जब उन पर कोई केस निकल आया, एक और 2 दोस्त नाराज हो गए, वो बड़े नाराज होते हैं, उनका नाम ले ले तो, लेकिन उनके पीछे कौन लोग खड़े हुए थे? तो बात यह है कि अगर जमहूरियत को लेके आप जमीन पे नहीं आते, ये जो नेपाल में तहरीक बनी, ये जो बांग्लादेश में बनी, ये जो कल इंडिया में बनी है, या और भी कहीं बन रही है, या हमारे यहाँ भी बहुत जगह पे अनरेस्ट जो आपको नजर आता है, और वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती। ठीक। ठीक है, आप, मुझे तो ये लगता है, पता नहीं ये आप चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे, और इनको पावर में रखने के लिए शायद हमें बताना पड़े कि इस मुल्क के 25 करोड़ लोग अदार हैं, ये ऐलान करना पड़ जाएगा। तो बात यह है कि अगर सियासत को खींच के हम जमीन पर नहीं लाते, डेमोक्रेसी का जो असल मतलब है, रूल बाय द पीपल, बाय द मैसेज, इसका क्या मतलब है? वेरी राइट। एक और मैं आखिरी में जरूर ये मुझे बात कहने दीजिएगा। बात ये यार, कहां पता चलता है डेमोक्रेसी है? जब आप स्कूल में बच्चे को दाखिल कराने जाते हैं, वहां डेमोक्रेसी है या नहीं है? या वहां एक सरमाए का जबर और डिक्टेटरशिप है? जब आप इलाज कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे क्या आपका इलाज का हक है 24 करोड़ लोगों का, या नहीं है? ठीक, बिल्कुल। तो भाई ये एक इंतहाई खौफनाक फाइनेंशियल डिक्टेटरशिप है। और मैं आज दोबारा कहता हूं ये बात, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो या इन सब की डेमोक्रेसी हो, ये सकी बहनें हैं। मुझे जरा ब्रेक पे जा लेने दे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं।